जय हिंद साथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MHGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास का एक नया टॉपिक, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं आपको एक चलते चलते क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसे हम खिलजी वंश के को जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत पे ये एक ऐसा वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, सिर्फ 30 सालों तक, 30 इयर्स। क्योंकि 1290 में इसकी स्थापना हुई और 1320 में इसका खात्मा हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की, उसी तरह से आगे चल के इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इनके बाद अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में, और मुबारक शाह खिलजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे नसरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में। और इन्हीं के बाद जो है ये वंश भी समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद एक नया वंश हम लोग जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, उस वंश को कहते हैं तुगलक वंश। तो उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। अगर पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट पे अपलोड है मेरे चैनल पर, जाकर देख लीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, उसे भी आप लोग जल्दी देख लें ताकि आपको खिलजी वंश पढ़ने में आसानी हो जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यकीन माने आपको बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि कोई भी चीज बीच से पढ़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एशियन हिस्ट्री कंप्लीट करा रखा है, मीडियल पढ़ा रहा हूं। मीडियल हिस्ट्री में मैं आपको गुलाम वंश समाप्त करके खिलजी वंश के बारे में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 से लेकर, और समाप्त कब होता है इसका अंत, तो 1320 ईस्वी में। देखिए ये क्लास बहुत बड़ी हो सकती है, 40 मिनट 50 मिनट हो सकता है, 1 घंटे की भी हो जाए। इसके लिए आप लोग परेशान न हो, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, लेकिन जब अलाउद्दीन की बारी आएगी उसमें हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। ठीक है, तो इसलिए परेशान न हो, पढ़ना है तो आपको लगे रहना पड़ेगा, मेरे साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद है एजुकेशन को वहां तक पहुंचाना जहां तक बच्चों को पढ़ना तो चाहते हैं जो बच्चे, उनके पास लेकिन पैसे नहीं है। इसीलिए मैंने एक मिशन चालू किया है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये हमेशा, आज ही नहीं, मैं हमेशा इस क्लासेस मेरे जो भी हो सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7844085202 पर आप मैसेज करके अपना नाम लिख के भेजिए। हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐड भी हो चुके हैं, जिससे हम आपको डेली करंट अफेयर भी उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। क्योंकि अभी मैं आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर और हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं इस पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, MHGS अड्डा के नाम से, मेरे चैनल के ही नाम से टेलीग्राम भी बना है। आइए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इसने अपनी योग्यता से, ठीक है, एक सैनिक के पद से उठते हुए सर ए जहांदार, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शाही अंगरक्षक। सर ए जहांदार का मतलब होता है शाही अंगरक्षक के पद को इसने क्या कर लिया, ग्रहण किया। इससे अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता से, ठीक है। इसे बाद में समाना का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, इसका समाना का गवर्नर बना दिया गया, किसे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। फिर देखें, कैकूबाद ने इसे दिल्ली बुलाकर, कैकूबाद कौन, एक राजा, ठीक है, कौन, जो गुलाम वंश के थे। ठीक है, कैकूबाद ने इसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी। तो अक्सर एग्जाम में आता है कि शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को किसने दी थी, तो आपको याद रहे कि कैकूबाद ने। तो कैकूबाद ने
फिरोज शाह खिलजी को दिल्ली बुलाकर उसे शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी तथा आरिज ए मुमालिक का मतलब होता है सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। किसने किया? तो कैकुबाद ने फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को दो पद दिया। एक तो इसे इसे दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर इसे शाइस्ता खां की उपाधि से नवाजा, और एक और दिया जिसे आरिज मुमालिक कहा जाता है। आरिज मुमालिक का मतलब होता है सेना मंत्री। ठीक है। असरे जहांदार का मतलब होता है शाही अंगरक्षक, और आरिज ए मुमालिक का मतलब होता है सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। आगे देखें कि दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन सबसे कम रहा है। कितने सालों तक रहा? तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 30 ईयर। ठीक है। कितने सालों तक? सिर्फ 30 सालों तक। क्यों? 1290 से शुरू हुए और 1320 तक इन्होंने शासन किया। अब आपको ये बताएं, ये खिलजी वंश जो है ना, ये खिलजी वंश तुर्की की 64 नस्लों में से एक है। तो ऐसे एक चीज आपको ये भी याद हो गया कि पीसीएस एग्जाम में या सिविल सर्विस के एग्जामों में अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तुर्कों की कितनी नस्लों में से कितनी नस्लें थी, तो आपको ये आंसर हो जाएगा कि 64 नस्लें थी। तो इनमें से खिलजी वंश कौन थे? तो 64 नस्लों में से एक खिलजी भी थे। ठीक है, खिलजी वंश थे। तो कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो ये कौन थे? ये 64 नस्लों में से एक थे। ये कौन? ये, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कर 70 वर्ष की आयु में 13 जून 1290 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। कहां पर बैठे? तो दिल्ली की राजगद्दी पर। ठीक है, हम आपको पूरी बात समझा देंगे। एक मिनट पानी पी लेते हैं। सॉरी। तो क्या हुआ कि हमने क्या बताया कि दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन कब क्या रहा? सबसे कम रहा। सबसे कम रहा। ठीक है। और ये खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे। खिलजी कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये तो खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और एक मैं बता दूं कि इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके 70 वर्ष की आयु में, और ये भी बता दें कि ये जब जलालुद्दीन फिरोज शाह की उम्र जो थी वो थी 70 वर्ष की आयु में। सबसे ज्यादा आयु के शासक यही थे। ठीक है, जिन्होंने राजगद्दी दिल्ली की शासन पे राजगद्दी पर बैठे। और इन्होंने क्या किया कि 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसने अपना राज्याभिषेक कैकुबाद के द्वारा, क्यों? क्योंकि कैकुबाद ने ही इसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां तथा आरिज मुमालिक मतलब कौन? सेना मंत्री का पद भी इनको दिया था। तो कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए किलोखरी की महल में करवाया था। क्या करवाया था? अपना राज्याभिषेक। किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। जब ये गद्दी पर बैठ जाते हैं तो किलोखरी को ही अपनी ये राजधानी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे किलोखरी। तो किलोखरी से एक चीज आपको याद भी होगा कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए किलोखरी महल में ही अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। फिर देखें, कुछ आक्रमण हुए हैं। ठीक है, कुछ आक्रमण हुए हैं, वो देख लें। वो ये है कि मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। ठीक है, बात समझ में गई? इसको आप लोग ऐसे याद कर लें। और फिर देखें कि जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू
ये याद रखें, मलिक छज्जू के विद्रोह करने के बावजूद भी इसे क्षमा कर दिया था, मतलब माफ कर दिया था। ठीक है, बावजूद भी क्षमा कर दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह करने के बावजूद भी जलालुद्दीन खिलजी ने इसे माफ कर दिया। ठीक है, फिर देखिए 1291 में रणथंबोर अभियान किया, किले की व्यवस्था देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। वहां का शासक कौन था? तो हमीर देव। आगे देखिए, फिर एक चीज मैं बता दूं, 91 में ये हुआ, कहा गया 90 में ये हुआ, तो 90, 91, 92, तो 1290 एंड 1291 एंड 1292। 1292 में मंगोल आक्रमण अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण में मंगोल जो है ना पराजित हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? तो 1292 में। 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में एक आक्रमण होता है जो जिसमें मंगोल पराजित हो जाते हैं। लगभग याद रखें ये कि लगभग 2000 मंगोल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इन मंगोलों को, जो दिल्ली में ये भाई बस्ती में बसे इस्लाम कबूल करने के बाद, तो ये जो है एक मुसलमान ऐसे कहलाए जिसे नवीन मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाए ये? एक नवीन मुसलमान कहलाए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, और हत्या क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, किसने किया, ये सब चीज जानकर इसके बाद हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से देवगिरी के आक्रमण के बाद उनसे मिलने कड़ा गए थे। ठीक है, लेकिन उसके भतीजे ने छल पूर्वक धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और दिल्ली की सल्तनत पर इसने अपना शासन शुरू कर दिया। तो यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या कि 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन से देवगिरी के आक्रमण के बाद मिलने कड़ा गया। कहां गया? कड़ा गया था। लेकिन उसके भतीजे अलाउद्दीन ने छल पूर्वक जलालुद्दीन की हत्या कर दी। ठीक है, और जब हत्या कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको एक मैसेज दे दूं, वो ये है कि मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो यकीन माने कि आप, जैसे मैं लिख रहा हूं एक कहानी के तरीके से, कोई स्पेशल नहीं कि हुलिया क्या था, इन्होंने क्या शासन किया, मैं एक कहानी की तरह लिखता हूं। तो अब मेहरबानी करें आप लोग मेरे ऊपर और खुद के ऊपर ये मेहरबानी करें कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरह की से मैं आपको लिखाता हूं पूरे नोट्स के तरीके, तो इस तरह से ही आप लिखें, उसमें कुछ भी अलग ना करें। ठीक है, कि इनके प्रमुख सेनापति कौन कौन थे, ये सारी चीजें करेंगे ना तो यकीन माने आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि प्रमुख सेनापति, प्रमुख आक्रमण, प्रमुख कार्य, ये सारी चीजों अलग अलग आपको नहीं लिखनी चाहिए। आप एक लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक इस शासन करते हैं, और इनके बारे में जितनी चीजें हैं वो आप लिखते चले जाए। महत्वपूर्ण चीजें जैसी कि मंगोल आक्रमण हुए थे इनके शासनकाल में, तो वो लिखकर उसके बाद फिर पूरी कहानी की तरह उसके बाद लिखें। अलग अलग लिखेंगे तो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, अब आपको वो क्वेश्चंस याद नहीं रह जाते। ठीक है, मेरी उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप लिखें, एक कहानी के तरीके, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। तो देखें, हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अलाउद्दीन
खिलजी के बारे में। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम न सबसे पहले पूर्व सुल्तान, मतलब पूर्व सुल्तान कौन? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली, क्या नाम था इनका? अरकली खां सहित उसके परिवार के सदस्यों को कत्ले आम किया। इसने कत्ले आम क्यों किया? उसको यह डर था कि जिस हिसाब से मैंने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को छल पूर्वक कत्ल किया है, मार दिया, तो ऐसा ना हो कि इनके वंशज में अगर कोई बच गया तो मुझे भी वो मार सकते हैं, मेरे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम जब ये सुल्तान बने तो अलाउद्दीन ने ना सबसे पहले क्या किया, पूर्व सुल्तान, जो इससे पहले सुल्तान थे जो उन्होंने बताया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, के पुत्र अरकली खां के सहित उसके परिवार के सदस्यों को उसने क्या कर दिया, कत्ले आम करवा दिया, ताकि मेरा पूरा बोझ खत्म रहे, टेंशन खत्म रहे। फिर क्या हुआ, इसके बचपन का नाम जो था, किसके बचपन का नाम, देखिए मैंने एक कहानी तरह लिखा है ना, कत्ले आम किया। अब मैं इनके बारे में पढ़ूंगा। तो इनके अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वो गुरसाफ तथा अली था। क्या नाम था? गुरसाफ तथा अली था। अलाउद्दीन ने सिक्कों में सिकंदर सानी, मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। किसमें? सिक्कों में। तो याद रखें कि अलाउद्दीन ने सिक्कों में किसकी उपाधि धारण की? तो आपको याद होना चाहिए सिकंदर सानी। सिकंदर सानी का अर्थ क्या होता है? सिकंदर सानी का अर्थ मतलब ये होता है कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि, ठीक है। अब देखिए, इसने सेना को नगद वेतन देने, स्थायी सेना की नींव रखी, ठीक है। क्या किया अलाउद्दीन ने? जब सुल्तान बनते हैं अलाउद्दीन, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेना को ना एक नगद वेतन देने का घोषणा कर दी कि मैं आपको नगद वेतन दूंगा, और एक स्थायी सेना की इन्होंने नींव भी रखी, ठीक है। तथा सैनिकों की हुलिया लिखने तथा घोड़े को दागने की प्रथा भी की शुरुआत की। ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, सुल्तान बनने के बाद इसने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी तथा सैनिकों को होलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा भी शुरू की। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने स्वयं को, मतलब खुद को, कड़ा में सुल्तान घोषित कर दिया। क्या कर दिया? कड़ा क्यों? कड़ा में क्यों? इसलिए कड़ा में किया क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी देवगिरी के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी से कहाँ मिलने आते हैं? तो कड़ा में मिलने आते हैं। इसी कड़ा में महल में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की छल पूर्वक हत्या कौन कर देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो यही हत्या करने के बाद अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा में खुद को जो है ना सुल्तान घोषित कर दिया। इसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में कहां करवाया? इसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के राजमहल में करवाया। कहां पे करवाया? बलबन के राजमहल में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के द्वारा बनाए गए राजमहल, मतलब बलबन के राजमहल में करवाया। इसने भू राजस्व कर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। भू राजस्व मतलब उपजाई हुई जमीन, अगर इसमें जमीन में जो भी चीज उपजाऊ होगी, ठीक है, उसका कर इसने क्या कर दिया? बढ़ाकर 50% कर दिया कि 50% मुझे चाहिए उपज का, ठीक है। और लूटे हुए धन को, जिसे खम्स कहते हैं, याद रखें, लूटे हुए धन को क्या कहते थे? लूटे हुए धन को खम्स कहते थे, ठीक है। उसमें से सुल्तान का 25% हिस्सा से बढ़ाकर 75% कर दिया। पहले क्या था? पहले ये था कि जो लूटे हुए धन होते थे, जब आक्रमण होता था, जो भी धन लूटे जाते थे, उसमें से 75% हिस्सा
आम लोगों का होता था, सैनिकों का, आम नागरिकों का, और 25% हिस्सा होता था किसका? राजा का। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी राजा बनने के बाद लुटे हुए धन के प्रतिशत को 25% से बढ़ाकर उसने क्या कर दिया? 75% कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गुजरात में मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदने की वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। तो हमने ये लिखा है कि गुजरात में, अब मलिक कफूर को कहां पे खरीदा गया था? मलिक कफूर को खरीदा गया था कहां पे? गुजरात में। तो गुजरात में मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था। यही कारण था कि मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी भी कहा जाता है। आगे देखें, कुछ सेनापति जो थे इनके, तो मलिक कफूर, नुरसतन खां, उलुग खां, जफर खां, ये सब इसके प्रमुख सेनापति थे। ऐसे लिखें, ठीक है? ये कहानी होने के बाद आप ऐसे लिखें, ऐसे ना लिखें कि इनके प्रमुख सेनापति का नाम, हेडिंग डालिए, पीजे डालिए, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा वो चीज कवर रहेगी, भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, और एग्जाम के टाइम में अगर रिवीजन कर लिया तो वो चीज आपको बिल्कुल मिस ही नहीं होगी। तो क्या बताया आखिरी में? हमने ये बताया मलिक कफूर, नुरसतन खां, उलूग खां और जफर खां, ये सब इसके प्रमुख सेनापति थे। इसकी जैसे एक ट्रिक भी बना सकते हैं आप, जैसे बना सकते हैं कि मनउज, क्या बना लीजिए? मनउज। मनउज का मतलब क्या हुआ कि मलिक कफूर, नुरसतन खां, उलूग खां और जफर खां। ठीक है, मनउज। मनउज इतना चीज, इतना तो आप याद रख सकते हैं। मलिक कफूर, नुरसतन खां, उलूग खां और जफर खां, ये आप ट्रिक बना लें। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग कि अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण हुए। तो जैसा मेरे दोस्त, जैसा मैंने लिखा है ऐसे ही लिखिए, कहानी की तरह लिखें, अलग अलग ना लिखें। ठीक है, तो आपको उसमें, जानते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको याद नहीं रह जाती वो सारी चीजें, ऐसे आपको याद रह जाएगी। इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आप उसको रिवीजन करें दोबारा, बार बार उसको रटे नहीं। ठीक है, तो देखिए कि 1297 ईस्वी में मंगोल नेता कादर खां को सल्तनत सेना उलूग खां के नेतृत्व में कादर खां को पराजित किया। हुआ क्या? 1297 ईस्वी में मंगोल का आक्रमण हुआ। मंगोल का नेता था जिसका नाम था कादर खां। उसने एक क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसके काल में? अलाउद्दीन के काल में। लेकिन अलाउद्दीन के जो मंत्री थे, जो मैंने आपको बताया सेनापति मंत्री जो थे, तो उसमें जो उलूग खां के नेतृत्व में ना सेना जो गई, नेतृत्व क्या कौन कर रहा था? उलूग खां। उसके नेतृत्व में जो, तो उलूग खां ने कादर खां को उसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। दूसरा आक्रमण जो होता है 1299 में, किसी किसी में 1298 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1299 ईस्वी में मंगोल नेता सल्दी सल्तनत पे आक्रमण करता है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही। लेकिन अलाउद्दीन सल्तनत सेना के साथ जफर खां के नेतृत्व में सेना ने सल्दी को भी पराजित कर दिया था। क्लियर हो गई बात? मतलब 1297 में कादर खां को पराजित किया गया, किसके नेतृत्व में? तो उलूग खां के नेतृत्व में। अब 1299 में अगर मंगोल नेता सल्दी को किसने पराजित किया, किसके नेतृत्व में? तो सल्तनत सेना ने जफर खां के नेतृत्व में इसे पराजित किया। उसके बाद फिर 1299 में ही एक और आक्रमण होता है मंगोल नेता से, जिसका नाम होता है कुतुलुक ख्वाजा। क्या नाम है इसका? कुतुलुक ख्वाजा। ठीक है, कुतुलुक ख्वाजा।
तो कुतुब ख्वाजा को भी जफर खान ने पराजित कर दिया था। बात समझ में आ गई। उसके बाद एक और आक्रमण होता है जो 1303 ईस्वी में होता है। मंगोल नेता आता है जिसका नाम है तरगी बेग। तरगी बेग को भी सल्तनत सेना ने पराजित कर दिया। मतलब इतना कूटा कि साले बेहया की तरीके से आक्रमण करते थे और पागलों कमीनों की तरह से ये लोग मार खा के हार जाया करते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। पागल होते थे ये लोग बिल्कुल, एक तरीके से समझ लीजिए, न रहने का इनको तरीका था, न खाने का तरीका था मंगोलों को, न उठने बैठने का तरीका था। बिल्कुल गंधीले, बिल्कुल गंदे किस्म के, बहुत गंधैले किस्म के ये लोग थे। ठीक है, तो इन लोगों का काम ही ये था कि मारो काटो पीटो और धन दौलत को लूटो और चले जाओ। लेकिन इन्होंने गलत जगह पे हाथ लगा दिया। यहाँ पे आए जितने लोग आए सबको अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मंत्री लोग थे उन्होंने सबको भेड़ बकरियों की तरह से कीमा बनाया और कीमा बना के वापस कर दिया। फिर उसके बाद एक और आक्रमण होता है जो होता है 1305 ईस्वी में। मंगोल नेता अली बेग, तरतक एवं तरगी बेग, अब ये लोग 3 लोग आते हैं। क्या होता है, तरगी बेग तो पहले 1303 में ही भाग जाता है मार खा के। ये फिर आता है 1305 ईस्वी में कि नहीं मैं तो मारूंगा, उसने मुझे कैसे मारा, दुनिया भर की बातें। कहते हैं ना कि जब ताकत कम हो जाए तो आपको सुकून से खामोशी साथ बैठे रहना चाहिए, वक्त आने का इंतजार करना चाहिए। तो ये तरगी बेग जो साहब थे ना, इन्होंने वक्त का इंतजार नहीं किया। अब इन्होंने ये समझा कि अली बेग मेरे साथ जा रहे हैं, तरतक मेरे साथ जा ही रहे हैं, और तरगी बेग जो साहब थे ही। तो ये जब फिर आक्रमण करते हैं, इनको सल्तनत नेता सेना ने मलिक नायक, मलिक कौन थे, मलिक कफूर, ठीक है, के नेतृत्व में इन तीनों को फिर कुटाई हुई और फिर कुटाई करके भगा दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक आक्रमण होता है जो 1306 ईस्वी में होता है। 1306 ईस्वी में मंगोल नेता कुबक, नाम भी ऐसा कि जबान लड़खड़ा जाए, कुबल ने, मंगोल नेता कौन था, कुबक को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था। मतलब बेहया थे क्या यार, इतना मार खाते थे फिर भी नहीं समझ में आया कि लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। शरीर का चमड़े बोझ का नहीं, लोहे का लेकर आते थे, मार खाते थे पागलों की तरह फिर भी आते थे। अजीब इंसान हो यार, एक बार मार खा गए तो वापस चले जाना चाहिए, फिर भी आ रहे तुम दोबारा, बार बार जाओ, आपकी मैं नहीं जीता तुम जाओ जीत के आओ, तुम नहीं अब मैं जाऊंगा, अब मैं नहीं तुम नहीं मैं जाऊंगा, दुनिया भर के आओ मार खाओ पागलों की तरह। तो उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन ने अभियान किया किसका, पहले उत्तर भारत पे। उत्तर भारत के अभियान के बाद ये एक अभियान और छेड़ते हैं जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, हम सीरियल से पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत अभियान, सबसे पहले इसने क्या किया कि गुजरात पे इसने आक्रमण किया। किसने, अलाउद्दीन ने। तो ये देखें कि हमने लिखा है कि अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान था कौन, गुजरात। ठीक है, 1298 में यहां का शासक बघेल राजपूत कर्ण था जो बिना युद्ध किए ही फरार हो गया, भाग गया। मतलब राजपूत के नाम पर यह कलंक था। कहा जाता है कि राजपूत इतने बहादुर होते थे कि अगर उन्होंने जबान दे दी तो मुकरेंगे नहीं, या तो जान रहेगी या तो फिर जान जाएगी। लेकिन ये इतना डरपोक, इतना कायर इंसान था कि जब उसने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है गुजरात पे, तो ये कमबख्त कमीना राजा राजपूत जो था बघेल राजपूत, ये भाग गया। मतलब राजपूत के नाम पे एक कलंक था। आप समझ रहे हैं, राजपूत बहुत बहादुर होते हैं, कभी इन्होंने हार नहीं मांगी किसी से, लेकिन इसकी वजह से लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो 1298 में का यहाँ का शासक कौन था, बघेल राजपूत का, जो बिना युद्ध किए ही भाग गया और बहुत आसानी से दिल्ली सल्तनत, गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व कर रहे थे उलूग खां और नुसरत खां। ठीक है,
दूसरा अभियान जो हुआ वो रणथंभौर विजय का हुआ। वो कब हुआ? तो 1301 ईस्वी में हुआ। 1301। तो यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक थे हम्मीर देव। इसके मंत्री के, अब हम्मीर देव के मंत्री जो थे, वो मंत्री के विश्वासघात के कारण, कुछ होते हैं ना कि अगर राजा बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपके दोस्त, आपके चाहने वाले आपके ही के साथ पीठ पीछे जो है छुरा भोग देते हैं। तो वही हाल हुआ कि हम्मीर देव था, इसके मंत्री के विश्वासघात के कारण ये जाके किससे मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी से, कि मुझे बख्श दो साहब, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आप जाके हम्मीर देव को मार दीजिए। तो विश्वासघात के कारण किले को जीत लिया किसने? अलाउद्दीन ने। अब कौन नेतृत्व कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था उलुग खां और नुसरत खां। तो पहला आक्रमण का अभियान भी नुसरत खां और उलुग खां करते थे, और दूसरा जो अभियान हुआ था उसका भी नेतृत्व किसने किया? उलुग खां और नुसरत खां ने। तीसरा अभियान जो अलाउद्दीन का हुआ वो हुआ चित्तौड़ का। चित्तौड़ में कब? तो 1303 ईस्वी में। रानी पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पागलों की तरह चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद रानी पद्मावती को तो ये पा नहीं पाया, लेकिन रानी पद्मावती के राजा, मतलब सौहर, इसको पति कहते हैं, किसको? रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया, मतलब जान से मार दिया। इस मार देने की वजह से रानी पद्मावती चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लेती हैं। जौहर क्या होता है? जौहर होता है जो आग को भड़काई जाती है और आग में औरतें जल जाती हैं। अब आप पद्मावत जब आप मूवी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये दीवाना हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। इसको किसी ने बता दिया था कि चित्तौड़ की एक रानी है जिसका नाम है पद्मावत, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी। तो उस रानी को पाने के लिए इसने दुनिया को भूल गया, सब कुछ भूल दिया, और ये चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है। कब? 1303 ईस्वी में। और राजा रतन सिंह की हत्या करके इस चित्तौड़ का नाम इसने खिजराबाद रख देता है। क्या नाम रख देता है? खिजराबाद रख देता। और चित्तौड़ 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में चित्तौड़ जो है ना मालदेव को सौंप देता है। अब इसका नेतृत्व कौन करते हैं? नेतृत्व करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए उसके बाद मालवा का अभियान होता है। मालवा का अभियान कब हुआ? तो ये सारी चीजें आप डेट याद रखें। मालवा का अभियान हुआ 1305 ईस्वी में, जहां का शासक महलक देव था। कौन था? महलक देव था, जो इस अभियान में पराजित हुआ, और महलक देव डर के मारे बुजदिलों की तरह मांडू भाग गया। अपनी जान बचाकर ये कहां भाग गया? मांडू भाग गया। और जिस कारण मालवा जो है ना खिलजी साम्राज्य के अधीन हो गया। भाई जब राजा डरपोक है, राजा को ये लगता है कि जान बची लाखों पाए, कल के बुद्धू घर लौट के आए, तो वही हाल था कि मांडू ने जब ये देखा कि मेरी जान बच रही है तो भाग जाओ, फरार हो जाओ यहाँ से, तो पागलों की तरह ये भाग गया। अब जब भाग जाया गया तो यहाँ कोई बचा नहीं, तो मालवा जो है ना वो खिलजी साम्राज्य के क्या हो गया? अधीन हो गया, मतलब उसके साम्राज्य में मिल गया। उसके बाद एक चीज देखिए, इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो आइनुल मुल्क मुल्तानी कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद एक और आक्रमण होता है, अभियान चलता है, जिसे कहते हैं सिवाना। सिवाना क्या है? सिवाना का जो अभियान चला वो हुआ 1308 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1308 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था शीतल देव, जो परमार वंश का था। शीतल देव जो परमार वंश का था, ठीक है। इस अभियान का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे कमालुद्दीन कुर्म। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिवाना का 1308 ईस्वी में शासक कौन था? तो शीतल देव थे। किस वंश से थे? तो परमार वंश से थे। और इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। तो ये जो है कमालुद्दीन कुर्म कर रहा था, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी अभियान होता है उत्तर भारत पे अलाउद्दीन का,
जो जलौर का होता है, तो 1311 ईस्वी में। तो यहाँ का शासक कौन था? कान्हा देव, ये आपको याद रखना है। कान्हा देव का एक और नाम आपने सुना होगा, कृष्णदेव। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज की क्लास में यहीं पे खत्म करूंगा। हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अलाउद्दीन के दक्षिण भारत का अभियान पढ़ाएंगे। क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो याद रखिए कि बहुत ज्यादा देर तक पढ़ने की वजह से माइंड में वो चीज कवर नहीं होता और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सब चीजों देखकर हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट्स 1 एंड पार्ट्स 2, जिसमें हमने उत्तर भारत का अभियान अलाउद्दीन का तो पढ़ ही लिया हो। अब जिसमें हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे अलाउद्दीन के दक्षिण भारत का अभियान, और उसके बाद जो इसके द्वारा किए गए निर्माण हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। महमूद शाह खिलजी के बारे में पढ़ लेंगे, नसरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में पढ़ लेंगे, और वहां का फिर हमारा खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि जो मेरा मिशन है कि हर घर तक शिक्षा पहुंचाना फ्री ऑफ कास्ट में आपके ही जरिए पहुंच सकती है। मेरा काम है बस क्लास को रिकॉर्ड करना, आपको देना, अब आपका काम है दूसरों तक पहुंचाना। उम्मीद करता हूं पहुंचाएंगे, इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसा नहीं है उनके पास, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो मेरे मिशन में आप मेरा सहयोग करें, मेरा मेरा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। मिलता हूं आपके साथ, आपसे एक नई वीडियो में, नई क्लास के साथ, नई उमंग, नई जोश में। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।